हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। हम वन शॉट के अंदर इसको खत्म करेंगे, राइट। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी विच इज कम्प्लीटली फ्री, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो क्विकली हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राइट। बेसिक सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में आपको पता ही होगा, व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, देन आइसोलेटेड सिस्टम। कोई सवाल नहीं आता इस पे, बट बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए। देन जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड देन सेकंड लॉ भी आएगा, जिसके अंदर हम थोड़ी बहुत एंट्रोपी की चर्चा भी करेंगे। फर्स्ट लॉ के अंदर हमें चर्चा करनी है डेल्टा यू की, डेल्टा क्यू की एंड वर्क डन बाय गैस, राइट। सब जानते ही हो, केमिस्ट्री के अंदर भी आता है ये थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके अंदर भी सिमिलर टाइप की चीजें आपको मिलेगी। उसके अंदर वो जो गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह है वो सारे बस एक्स्ट्रा टर्म आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहेगी, राइट। देन विल टॉक अबाउट वर्क डन बाय ग्राफ, कि आप ग्राफ जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ बताया था, राइट। तो जो भी आपके ग्राफ्स वगैरह रहेंगे उससे आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हो। देन ऑल द टाइप ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, आपने सीपी सीवी वगैरह सुना होगा, राइट। तो सीपी सीवी, देन अलग अलग टाइप, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक है, या कोई भी जनरल प्रोसेस है विच इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो उसके लिए भी हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे। देन साइक्लिक प्रोसेस एंड देन फाइनली हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन वगैरह। देन कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन विच इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो जिसके अंदर 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अपना सिस्टम एंड सराउंडिंग से, देन सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करते हैं फटाफट वन शॉट के अंदर। सो व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। सराउंडिंग तो हमें पता ही है, जहां पर हमारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में हो रही है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। अब सिस्टम की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के सिस्टम है, एक तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और एक रहती है आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। बेसिक बात बताइए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओपन सिस्टम मतलब एक ऐसे सिस्टम जिसके अंदर मास और एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, राइट। ओपन सिस्टम का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। एक लेट्स से बीकर है, उसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, राइट। तो थोड़ी देर बाद पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और इसको मैंने सनलाइट के अंदर रखा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ओपन सिस्टम, जिसके अंदर हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है एंड मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो एक टाइप की होगी ओपन सिस्टम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स सी कि अगर कोई क्लोज सिस्टम है, राइट, और इसके अंदर मैंने कुछ पानी भरा हुआ है, लेट्स से चाय भरी हुई है, गर्म चाय भरी हुई है इसके अंदर। सो लेट्स सी कि अगर ये वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है या डायथर्मिक है, ठीक है। सो अगर कंडक्टिंग है या डायथर्मिक है तो मैं बोल सकता हूं कि अंदर से जो सारी की सारी जो हीट है वो सराउंडिंग में जा सकती है, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ यू कैन से क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा बट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसी सिस्टम को हम बोल देते हैं क्लोज सिस्टम। और हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, और जब भी ये वर्ड आए आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब वो उसका सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। इसके अंदर ना ही आपका मास का ट्रांसफर होगा, ना ही आपका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। आप इसको देखो एक आइडियल सिस्टम के तौर पे आप थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, उसको आप मान सकते हो, बट उसके अंदर भी एनर्जी का लॉस हो जाता है। डायथर्मिक रहती है वॉल्स उनकी, ठीक है। पूरी आइसोलेटेड यू कैन से नॉन कंडक्टिंग वॉल नहीं रहती है, बट आप आइसोलेटेड सिस्टम आइडियल एज्यूम कर सकते हो, जिसके अंदर मास का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा एंड एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, राइट। सो ये बेसिक आइडिया है आपका। सवालों के अंदर ये वर्ड्स आएंगे तो उनको समझना है, बाकी इससे अंदर से कोई सवाल वाल नहीं आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम को समझना है। चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि भाई जीरो लॉ हम क्यों पढ़ते हैं, राइट। सो तुम लोगों ने सुना होगा थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, कि कोई भी हमारे पास दो बॉडी है, लेट्स से मेरे पास कोई बॉडी है ए और कोई बॉडी ए बी है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लेट्स से इसका टेम्परेचर टी ए है और इसका है टीबी, और मुझे दिया है टी ए इज ग्रेटर देन टीबी। तो मुझे एक सिंपल सी चीज पता है कि जैसे दोनों को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा, जहां पर हायर टेम्परेचर है वहां से हीट का ट्रांसफर होगा जिसका टेम्परेचर लोअर है, राइट। फ्रॉम हायर टू लोअर हीट का ट्रांसफर होगा अनटिल अनलेस दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाता, राइट। जब तक इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। सो ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे ही हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जीरोथ लॉ, लेट्स से कि अपने पास कोई भी एक आइसोलेटेड ऐसे कोई कंटेनर है, मान लो कि इसके अंदर मैंने ऐसे 3 सेगमेंट कर दिए। यहाँ पर कोई गैस रखी है ए, कोई गैस रखी है बी और कोई गैस रखी है सी। तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लेट्स से यहाँ का टेम्परेचर है आपका टी ए, यहाँ का टेम्परेचर है टी बी और यहाँ का टेम्परेचर है टी सी।
तीनों के अंदर अलग अलग गैस भरी हुई है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। मुझे एक चीज यहाँ पर पता है कि जो कंटेनर्स की ये वाली वॉल है, जो बाहर की वॉल्स है, वो आपकी होगी एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक इन द सेंस कि यहाँ से बाहर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, और जो अंदर की जो वॉल्स है, ये जो सारी वॉल्स है, ये सारी की सारी आपकी कंडक्टिंग वॉल्स है। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब इन दोनों के अंदर आपस में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, राइट। तो हमें जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, इफ A is equal to B, then B is equal to C, then A is equal to C, राइट। ऐसे सिंपल रिलेशन देखे होंगे। तो उसी टाइप की यहाँ पर सिस्टम है, बट इन द यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जैसे मैंने इन तीनों के अंदर गैसेस भरे हुए, तो मैं इसके अंदर एक चीज बोलूंगा कि अगर गैस A है, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद गैस B, एंड गैस A इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद गैस C, ठीक है। जो अपना गैस A है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? B के साथ, और ये जो A है वो C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने समझा दिया, दो गैसेस है अलग अलग टेम्परेचर पे, उनको मैंने मिक्स किया, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, तो टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होगा अनटिल एंड अनलेस दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते। तो जब इक्वल हो जाएगा, सो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। T एंड TB के बीच में कुछ टेम्परेचर रहेगा उनका, राइट। हमने लॉ ऑफ मिक्सचर के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, जो गैस A है वो B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलर वे में ये जो गैस A है वो C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई कैन इजीली से दैट B is in also thermal equilibrium with C, right? So ये बेसिक स्टेटमेंट है आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। थोड़ा बहुत आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का आइडिया आएगा यहाँ से, राइट। तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि A is in thermal equilibrium with B, A is in C, then B and C are also in thermal equilibrium, right? So ये बेसिक स्टेटमेंट है, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हो, राइट। सो पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट्स से कि अपने पास कोई भी कंटेनर है, XYZ कंटेनर है, यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक मूवेबल पिस्टन रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस पिस्टन के साथ में कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम जोड़ सकता हो, कोई स्प्रिंग जोड़ सकता हो, कोई पुली ब्लॉक सिस्टम जोड़ सकता हो, XYZ सिस्टम जोड़ सकता हो, राइट। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक पुली जोड़ दी, ठीक है, और पुली के साथ एक लेट्स से ब्लॉक है, ठीक है। इस टाइप का कोई सिस्टम है अपने पास, और यहाँ पर मैंने कोई गैस भरी हुई, एंड यहाँ पर मैंने हीटिंग कॉइल लगाई। इस हीटिंग कॉइल से हीट जाएगी गैस के अंदर, गैस हीट अप होगा, और कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखते हैं। तो ये जो पिस्टन है, पहली बात ये मूवेबल है, ठीक है, पिस्टन मूवेबल है, एंड यू कैन से एडियाबेटिक है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइप की सिस्टम दे सकते हैं, बट अभी के केस में हम ये मानते हैं। अब यहाँ पर मैं हीटिंग कॉइल मैंने लगाया है, तो हीटिंग कॉइल से मैं क्या करूंगा, हीट दूंगा। सो लेट्स से मैंने डेल्टा Q जितनी हीट का चेंज किया सिस्टम के अंदर। अब ये जो भी मैंने हीट दी, तो उसके अंदर से दो चीजें होगी। एक पहली बात, ये जो गैस है उसका इंटरनल टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। लेट्स से गैस का इनिशियल टेम्परेचर था T1, और जैसे ही मैं हीट दे रहा हूँ सिस्टम को, या सिस्टम में से हीट निकाल रहा हूँ, राइट, उसके बेसिस पे जो T1 है वो चेंज होगा, राइट। या तो कम होगा या वो ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द हीट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके हिसाब से गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वो इस पे प्रेशर लगाएगा। अगर ये इस पे प्रेशर लगाएगा तो जो एक्सटर्नल मैकेनिकल सिस्टम है आपका, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर गैस, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक एनर्जी कंजर्वेशन डायग्राम है, कि मैंने यहाँ से जो एनर्जी दी वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुई है। जो डेल्टा Q था वो, एक तो उसने डेल्टा U विच इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो उसका कुछ पार्ट गैस की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हुआ, कुछ एनर्जी का, एंड कुछ एनर्जी थी वो वर्क डन बाय गैस में कन्वर्ट हुई, ठीक है। वर्क डन बाय गैस है, आप एक ध्यान में रखना है कि दिस इज वर्क डन बाय गैस। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप केमिस्ट्री के अंदर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तो आप यही रिलेशन को डेल्टा Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W लिखोगे, ठीक है।
सो ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो तो वर्क डन ऑन गैस आप लिखते हो, राइट, बट हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय गैस, राइट। सो आपको ये याद रखना है, केमिस्ट्री फिजिक्स को मिक्स मत कर देना, सेम ही है, वहां पर हम वर्क डन ऑन गैस कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हमें वर्क डन बाय गैस कंसीडर करना है। और अगर गैस कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, हम गैस के ऊपर वर्क डन करेंगे तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा, राइट, ये कॉमन सी बात है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर बस बेसिकली आपको पूछ ले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मतलब किसका, यू कैन से किस बेसिस पे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप बोल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन, राइट, कि जो भी मैं हीट दे रहा हूं या तो वो गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है और ये गैस वर्क डन कर रहा है। अभी जो वर्क डन बाय गैस है, ठीक है, उसको समझते हैं कि वर्क डन बाय गैस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही गैस ने इधर प्रेशर लगाया तो हो सकता है कि ये जो पिस्टन है थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद पिस्टन थोड़ा सा साइड में खिसक गया। अब लेट्स से कि पिस्टन का एरिया है A, तो हम जब भी वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या होगा, जो भी फोर्स लगाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है वो गैस की वजह से लग रहा है, गैस का जो प्रेशर है इस एरिया पे लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप वर्क डन बाय गैस क्या लिख सकते हो, जो भी फोर्स लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से इतना सा डिस्प्लेसमेंट हो गया पिस्टन का dx जितना, ड्यू टू दिस एनर्जी आई एम गिविंग। तो वर्क डन बाय गैस आ गया F into dx। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ द गैस इनटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पिस्टन, क्योंकि ये जो पिस्टन है वो इस पर्टिकुलर एरिया पे इस तरीके से प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया इनटू dx, तो ये आपका हो जाएगा वर्क डन बाय गैस। ध्यान से समझना है, वर्क डन बाय गैस मैंने कंसीडर किया है, राइट। तो यहां पर आप A into dx क्या हो जाएगा, एरिया इनटू change in the length, that will be small change in the volume of the gas, right? So इसको अपन लिख सकते हैं pressure of gas into dV, छोटा सा वॉल्यूम का चेंज, राइट। सो ये आ गया आपका वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन प्रेशर ऑफ गैस into dV। तो यही जो रिलेशन है डेल्टा Q आपका हो जाएगा डेल्टा U, एंड डेल्टा U which is change in the internal energy, हमने KTG के अंदर पढ़ा था, this is equal to F/2 nR delta T, right, प्लस इंटीग्रेशन प्रेशर ऑफ गैस इनटू dV, राइट। सो ये है बस आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। हर एक अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, वर्क डन बाय गैस निकालना है, राइट। उसके अंदर टेंपरेचर चेंज होगा, उसके हिसाब से आप डेल्टा यू निकाल सकते हो, बट वर्क डन बाय गैस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो ये तो आपका हो गया बेसिक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। Now let's start with the isobaric process, ठीक है, कि isobaric process के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे isobaric process। तो जब भी isobaric process रहेगी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में आप ऐसा समझो, लेट्स से कि अपना जो गैस है वो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम पे गया और उसका टेम्परेचर T1 से गया T2, प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट रखा है मैंने, ठीक है। तो अपना जो वर्क डन बाय गैस है, वर्क डन बाय गैस आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन P dV V1 to V2। यहाँ पर आपको वॉल्यूम की लिमिट रखनी है, तो यहाँ से आपका प्रेशर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dV दैट विल बी V फ्रॉम V1 to V2। लिमिट पुट करोगे तो दिस विल बी P V2 minus V1, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज P डेल्टा V। हमारे पास आइडियल केस इक्वेशन है PV is equal to nRT, राइट। सो अगर मैं इनिशियल कंडीशन के लिए, जब इनिशियल कंडीशन थी V1 और T1, तब उसके लिए अगर हम आइडियल केस इक्वेशन लिखे तो क्या आ जाएगा, PV1 that will be equal to nRT1 and PV2 that will be equal to nRT2, राइट। सो PV2 minus PV1 क्या हो जाएगा, nRT2 minus nRT1, और you can easily write it as nR delta T or nR T2 minus T1। So this is the work done in case of isobaric process, जो बहुत ही easy है। आपको मोल दिया होगा, R तो पता ही है आपको, दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो आप वहां से इजीली वर्क डन बाय गैस निकाल सकते हो। मेन बात हमारी ये है, यहाँ पर हमें निकालना है डेल्टा क्यू, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, राइट। सो लेट्स से हमारे पास डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, F/2 nR delta T,
which is delta U plus work done by gas, right? So delta U plus work done by gas is nr delta T बाहर, तो ये आ जाएगा F by 2 plus 1, ठीक है। अब अलग अलग गैस है तो उसके लिए आप अलग अलग टाइप से F लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आपको काफी बार ऐसा पूछ लेंगे कि कोई भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, कोई भी गैस दिया होगा, तो जो टोटल हीट गिवन है उसका कितना पार्ट वर्क डन बाय गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वर्क डन, या तो कितना पार्ट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैं लेट्स से 100 जूल दे रहा हूं, तो हो सकता है 50 जूल इसमें जाए, 50 जूल इसमें जाए, हो सकता है 60 इसमें जाए, 40 इसमें जाए, ठीक है। तो कितनी जा सकती है वो हीट, इसका कितना पार्ट है, इसका कितना फ्रैक्शन है। तो आपको अगर वर्क डन का फ्रैक्शन पूछा है तो आप क्या कर दो, वर्क डन डिवाइड बाय डेल्टा क्यू इनटू आप 100 कर दो। और अगर आपको डेल्टा यू का पूछा है, परसेंटेज ऑफ डेल्टा यू, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू डिवाइड बाय डेल्टा क्यू इनटू 100। बाकी देखो आप डेल्टा यू और डेल्टा क्यू करोगे तो एनआर डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इजी वे में ये परसेंटेज ऑफ वर्क डन भी निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, वर्क डन जो है वर्क डन बाय गैस आपका कितना हो जाएगा, एनआर डेल्टा टी, और ये हो जाएगा आपका F by 2 plus 1 एनआर डेल्टा टी इंटू 100, तो ये कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस F राइट इंटू 100। बस आपको इतना सा करना है, यहाँ से आपको वर्क डन का फ्रैक्शन मिल जाएगा। और ये डेल्टा यू का आप अगर निकालोगे तो F by 2 एनआर डेल्टा टी, ये तो हो गया डेल्टा यू, और ये आ गया F by 2 plus 1 एनआर डेल्टा टी, तो यहाँ से एनआर डेल्टा टी वापस कैंसिल, तो आपका ये हो जाएगा F डिवाइड बाय F प्लस 2 इनटू आपका 100 अगर परसेंटेज में निकालना है तो, राइट। तो लेट्स से कि अगर मुझे मोनोएटॉमिक गैस दिया है आइसोबैरिक प्रोसेस का, तो मुझे परसेंटेज ऑफ वर्क डन निकालना है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए F रख दो 3, तो 2 by 3 plus 2 5 into 100 खत्म, ठीक है। सो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस व्हिच इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जब भी होगी, सो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपका जो वॉल्यूम है दैट विल बी कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आप ऐसी बात समझ सकते हो कि dV जो होगा वो जीरो होगा। dV इज द चेंज इन द वॉल्यूम, राइट। चेंज इन द वॉल्यूम जीरो ही है, मतलब गैस जो है वो कंटेनर का जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है एक्सपेंड करने का, उसको चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। या तो आपको वर्ड ऐसा दिया जाएगा रिजिड कंटेनर है, ठीक है, रिजिड कंटेनर होगा तो भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, राइट। रिजिड कंटेनर होगा तो कैसे ही चेंज होगा। सो dV वहां पर जीरो हो जाएगा, चेंज इन द वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो आपका जो वर्क डन बाय गैस है दैट विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो, राइट। वर्क डन बाय गैस जीरो होगा तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा क्यू दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा, सिंपल, राइट। सो आपको आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू पूछे या डेल्टा क्यू पूछे हीट गिवन, तो आप निकाल सकते हो। एंड वर्क डन बाय गैस पूछे तो दैट विल बी जीरो, तो डेल्टा यू आप इजीली लिख सकते हो F by 2 एनआर डेल्टा टी, राइट। तो ये तो हो गया आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। अगर आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा आपका। सो थर्ड टाइप की प्रोसेस हमारी है आइसोथर्मल, राइट। आप सबसे पहले इसके अंदर वर्क डन बाय गैस निकालोगे, दैट विल बी प्रेशर ऑफ गैस इनटू dV फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आप ऐसा समझो कि लेट्स से कि मेरी इनिशियल कंडीशन है T1 V1 दैट इज इक्वल टू nRT, उसी तरीके से T2 V2 दैट इज आल्सो इक्वल टू nRT because now the temperature is constant, right। दो कंडीशन के लिए मैंने ये चीज लिखी, तो P1 V1 that is equal to P2 V2 बॉयल्स लॉ हम सब जानते हैं। तो वहां से पहली बात तो ये आ जाएगी कि P1 by P2 that will be equal to V2 by V1, ये तो बात हमें पता ही है फ्रॉम बॉयल्स लॉ। अब हमें वर्क डन बाय गैस निकालना है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता ही देता हूँ कैसे करना है, बाकी इजी है इसको डिराइव वगैरह भी करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में तो प्रेशर कांस्टेंट था तो मैंने उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया था, बट यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरी कर रहा है P1 टू P2।
तो आप प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिख लो, क्योंकि हम लिमिट पुट करेंगे किसकी, पुट करेंगे वॉल्यूम की। तो आप यहां से लिख सकते हो वर्क डन बाय गैस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, प्रेशर ऑफ गैस की जगह क्या लिख सकते हो nRT by V, क्योंकि आपके पास जनरल इक्वेशन है ही PV इज इक्वल टू nRT, तो वहां से प्रेशर लिख लो आप nRT by V एंड यहां पर लिख लो आप dV। तो nRT आपका बाहर आ जाएगा और 1/d dV का हो जाएगा आपका ln V फ्रॉम V1 टू V2। तो ये आपका हो जाएगा nRT ln V2 by V1। लिमिट पुट करोगे तो ln V2 माइनस ln V1, ln A माइनस ln B इज ln A by B। तो ये आ जाएगा आपका nRT ln V2 by V1 इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.303, ये तो ln में है, आप उसको log में भी लिख सकते हो by multiplying this nRT log base 10 V2 by V1, राइट। तो दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये जो V2 by V1 है उसको आप P1 by P2 भी लिख सकते हो। तो यही फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिख जाता है nRT log base 10 P1 by P2। अगर आपको ln है, ln लिखा हुआ है, तो आपको नेचुरल लॉग बेस ई कंसीडर करना है इस तरीके से। आप यहाँ पर V2 by V1 की जगह P1 by P2 भी लिख सकते हो। अब मैं बात करूं डेल्टा U की। डेल्टा U क्या होता है आपका F/2 nR डेल्टा T, राइट। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आपका जो डेल्टा T होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। आपका जो चेंज इन द टेम्परेचर है वो तो 0 है, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। टेम्परेचर में अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा T 0, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डेल्टा U भी 0 इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो डेल्टा U अगर 0 हो जाएगा तो आपका डेल्टा Q किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कोई ज्यादा टफ बात नहीं है, आपको बस बेसिक नंबर ऑफ मोल, आर, टेम्परेचर वगैरह निकालना आता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा Q एंड आल्सो वर्क डन बाय गैस। तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल, और यू कैन से हीट गिवन पूछा है, इन द सेंस इनडायरेक्टली आपको वर्क डन बाय गैस ही पूछा है, और अगर डेल्टा U पूछा है तो वो तो 0 ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। ठीक है, कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। तो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है तो उसके अंदर तो अपन ने बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबेरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, देन आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस इतनी सडन है, सडन प्रोसेस इसलिए बोला गया है कि इतना सडनली होती है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता, राइट। तो आपका जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, आपकी 4 टाइप की प्रोसेस विच इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसके लिए आपका जो डेल्टा Q रहेगा दैट इज इक्वल टू 0। देयर इज नो यू कैन से हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका डेल्टा Q विच इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर आपका डेल्टा Q 0 है तो आपका जो वर्क डन बाय गैस है प्लस डेल्टा U वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर देखो प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा एंड टेम्परेचर भी चेंज होगा, राइट। सो लेट्स से कि इनिशियल प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर T1, वहां से मैं सिस्टम को ले गया P2, V2 एंड T2 पे, राइट। ऐसा हो रहा है हमारी सिस्टम में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि T1 V1 दैट इज इक्वल टू nR T1, उसी तरीके से P2 V2 दैट इज इक्वल टू nR T2। अब देखो मुझे क्या करना है, डेल्टा Q तो 0 है इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, हमें क्या करना है, डेल्टा U निकालना है या वर्क डन बाय गैस निकालना है। डेल्टा U तो इजी है, डेल्टा U का एक ही फार्मूला रहेगा, डेल्टा U दैट इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। नाउ वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय गैस आपको हर एक केस में काम आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा U माइनस F/2 nR डेल्टा T, राइट। एंड दिस डेल्टा T विल बी T2 माइनस T1, और ये माइनस अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो F/2 nR T1 माइनस T2, राइट। सो दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एक और बात, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और अपडेट करूंगा अभी थोड़ी देर बाद,
राइट। अब जैसे आइसोथर्मल के लिए रिलेशन है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर जैसे आइसोबैरिक की बात करो तो V प्रोपोर्शनल टू T, आइसोकोरिक की बात करो तो P प्रोपोर्शनल टू T। उसी तरीके से आपका एडियाबैटिक का भी रिलेशन है। एडियाबैटिक का रिलेशन क्या है? PV इज टू गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, PV इज टू गामा दैट इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप इसको समझना भी चाहते हो कि ये रिलेशन कैसा है तो मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास दिया है PV दैट इज इक्वल टू nRT, ठीक है, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं। अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? P dV प्लस V dP दैट इज इक्वल टू nR dt। ये सिंपल सी बात। एक और बात, वर्क डन बाय गैस है, ये वर्क डन बाय गैस दैट इज इक्वल टू मेरे पास आया वर्क डन बाय गैस दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा U। तो आप ऐसे लिख लो, जो छोटा सा वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस छोटा सा d। छोटा सा वर्क डन जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P dV और माइनस dA को क्या लिख सकता हूँ? F/2 nR dt, राइट। सो यहां से देखो nR dt की वैल्यू क्या आई? nR dt की वैल्यू आई 2/f का माइनस यहां लिख लिया और P dV मैंने यहां लिख लिया। इसको आप यहां पे पुट कर सकते हो। यहां पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? P dV प्लस V dP प्लस nR dt की जगह माइनस 2/f P dV। P dV को एक साइड ले लो तो आपके पास क्या आएगा? 2/f प्लस 1, राइट, P dV दैट इज इक्वल टू माइनस V dP। V को आप इधर ले सकते हो, P को आप इधर ले सकते हो। इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड से तो आपको इजीली आ जाएगा PV इज टू गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। देखो मैं आपको बता ही देता हूं, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। dV/V, ये जो टर्म है इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज आल्सो नोन एज एडियाबैटिक कांस्टेंट, राइट। गामा जो है, गामा को हम बोलते हैं 1 प्लस 2/f विच इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, राइट। 1 प्लस 2/f ये गैस पे डिपेंड करेगा एंड आल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर, क्योंकि टेंपरेचर चेंज होगा अलग अलग तो F भी चेंज होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम F चेंज होगा तो आपका गामा भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये dV/V दैट विल बी इक्वल टू dP/P का माइनस, ठीक है, और ये जो टर्म है उसको मैंने लिख दिया गामा, राइट। दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे P1 से P2, इधर आप P1 से लिखोगे V2, सो 1/V dV का हो जाएगा ln V, इधर भी आपका हो जाएगा ln V, राइट। सो बस आप यहां से देखो सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, गामा इनटू ln V2/V1 दैट इज इक्वल टू ln, ये देखो P2/V1 आएगा बट माइनस है तो मैं क्या लिख लूंगा? P1/P2। तो यहां पर देखो इस गामा को मैं इसके ऊपर ले सकता हूं V2/V1 की पावर गामा, फिर ये जो टर्म है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा P1/V1 रेज़ टू गामा दैट इज इक्वल टू P2/V2 पावर गामा। तो यहां से हमें पता चलेगा PV इज टू गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज द रिलेशन फॉर our adiabatic process, right, which is the relation between pressure and volume। आपको अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, राइट। चलिए, तो हमारे पास रिलेशन आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस का PV is to gamma that is equal to constant पर gamma that is equal to 1 plus 2/f, right, gamma that is equal to 1 plus 2/f। so देखो यहाँ से 2/f की वैल्यू क्या है? 2/f that is equal to gamma minus 1। तो जो यही रिलेशन है उसको मैं ऐसा कर देता हूँ, nR T1 minus T2 डिवाइड बाय ये जो f है उसको नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 2/f। तो 2/f की जगह आप क्या लिख सकते हो? गामा माइनस 1। तो जो भी आपका वर्क डन में गैस था वो आपका क्या बन जाएगा? nR T1 minus T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। मैं एक बात बताऊंगा कि इसको T1 minus T2 याद ना रखो, T2 minus T1 याद रखो, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो इसको आप बोल सकते हो nR T2 minus T1 divided by 1 minus gamma। Now this nR T2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? P2V2 and nR T1 उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ P1V1। तो यही जो चीज है वो आपकी हो जाएगी P2V2 minus P1V1 divided by 1 minus gamma, right। So this is the work done in case of your adiabatic process।
ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन तो आपके पास आएगा पीवी टू गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो है आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। सिमिलर वे में आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का भी रिलेशन आएगा। जो P है उसको आप लिख दो nRT/V इनटू V टू गामा दैट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट। अब ये जो टर्म है nR वो तो कोई कांस्टेंट ही है, उसको आप यहाँ ले जाके कोई नया कांस्टेंट बना सकते हो। यही जो रिलेशन है आपका हो जाएगा T इनटू V जो है उसकी पावर हो जाएगी गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कोई न्यू कांस्टेंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। सिमिलर वे में आपको निकालना पड़ेगा प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रेशर का तो काम है, वॉल्यूम का काम नहीं है, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो nRT/P पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो nR पावर गामा जो है वो भी एक नया कांस्टेंट है, यहां जाके वो कुछ और कांस्टेंट बना देगा। तो आप यहां से लिख सकते हो P पावर 1 माइनस गामा इनटू T पावर गामा दैट इज इक्वल टू कोई न्यू कांस्टेंट, राइट। सो कोई भी दो कंडीशंस दी हुई है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, आपको इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है या फाइनल प्रेशर निकालना है, और टेम्परेचर एज वेल, राइट। तो ये तीनों रिलेशन आप यूज कर सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर टेम्परेचर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। सो ये हो गई हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात। ये हो गया आपका वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, या तो आप nR डेल्टा T डिवाइड बाय 1 माइनस गामा भी बोल सकते हो, या P2V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। गामा अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। तो ये तो हो गया आपका डिस्कशन किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस का, ठीक है। अब जैसे मैं गामा की बात करूं तो गामा अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोनोएटॉमिक गैस का, मोनोएटॉमिक, सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो F है उसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है। सो 1 + 2/F क्या हो जाएगा, 1 + 2/3, तो दिस विल बी इक्वल टू 5/3, 1.67 यू कैन से। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डायटोमिक गैस की, ठीक है, तो 1 + 2/F इसके लिए होता है 5, तो ये हो जाएगा 7/5 और यू कैन से 1.4। और अगर मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक की, ट्राइएटॉमिक की, नॉन लीनियर की, लाइक लीनियर होगा तो आपका डायटोमिक की तरह ही रहेगा, आपको आइडिया है इसका। तो ये हो जाएगा 1 + 2/F which is equal to 6, तो आपका ये क्या आ जाएगा 4/3, राइट। जो मोनोएटॉमिक का गामा है वो सबसे ज्यादा है, गामा फॉर मोनोएटॉमिक, गामा फॉर मोनो that is greater than gamma for dia, that is also greater than gamma for you can say polyatomic। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, गामा वगैरह का रिलेशन, ठीक है। ये हो गई आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जैसे ये तो हो गई आपकी जनरल टाइप की प्रोसेसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम वगैरह का इतना चेंजेस नहीं है, मतलब यस, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट या PV इज टू गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन हो गई। आपको ऐसा आ गया P पावर 5 V पावर 7 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एडियाबेटिक। बट स्टिल कोई भी ऐसे जनरल रिलेशन आ गया पावर 3 4 5 और PV का कुछ भी गंदा रिलेशन, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आई होप कि जो प्रेशर वॉल्यूम का कन्वर्जन है आपको आ गया है। जैसे मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, लेट्स से अपने पास कोई गैस है P0 इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम है, एडियाबेटिकली और यू कैन से सडनली ये आपका डायटोमिक गैस है, लेट्स से सडनली मैंने इसका जो वॉल्यूम है वो कर दिया V0/32। V0 था इनिशियल वॉल्यूम, मैंने वहां से उसका वॉल्यूम कर दिया V0/32। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर इनिशियल टेंपरेचर T0 है, यू आल्सो फाइंड आउट द टेंपरेचर ऑफ गैस, फाइनल टेंपरेचर ऑफ द गैस। इनिशियल वॉल्यूम है V0, फाइनल वॉल्यूम होगा V0/32, राइट। टेंपरेचर निकालना है फाइनल, प्रेशर निकालना है फाइनल, यूजिंग एडियाबेटिक रिलेशंस जो मैंने लिखे थे, राइट। बेसिक सवाल है, यू कैन इजीली प्रैक्टिस।
Now let's talk about last type of process which is our polytropic process. ठीक है, polytropic process जो है which is you can say general process, polytropic. ठीक है, polytropic process के अंदर जो आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप ऐसा मानते हो x is not equal to 1, x की वैल्यू 1 नहीं होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो एक आइसोथर्मल का एग्जांपल हो जाएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको और भी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 1 मैंने क्यों एक्सक्लूड की हुई है, राइट। सो ये कोई भी रिलेशन आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में आ गया, कोई भी जनरल रिलेशन, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, राइट, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर ऐसा रिलेशन दिया है, कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये किस टाइप की हो जाएगी, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आएगा तब हम वर्क डन बाय गैस कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन बाय गैस तो देखो भाई इजीली होगा। वर्क डन बाय गैस जो है हमने अभी निकाला था P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस, वही तो करेंगे, वहां पर गामा था, यहाँ पर x है, ठीक है, वही बात होगी यहाँ पर। तो वहां पर आया था 1 माइनस गामा, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 1 माइनस x। बाकी आप इसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो वर्क डन बाय गैस को, इंटीग्रेशन सिंपल PdV फ्रॉम V1 टू V2 करके, PV की जगह वापस nRT/V रख दो, ठीक है। तो इजीली आपका रिलेशन आ जाएगा ये वाला which is work done by gas, or you can also write it as nR delta T divided by 1 minus x, ठीक है। सो आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दी है, उसके अंदर मुझे पूछ लिया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। मान लो कि मुझे एक सवाल दे दिया, चलो एक सवाल हम अभी बनाते हैं ऐसा, ठीक है। मान लो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क डन वगैरह तो आपको याद आ ही गया होगा, अभी यहाँ लिख लेते हैं। लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है, कोई आपके पास डायटोमिक गैस है, 2 मोल है उसका टेम्परेचर मैंने T0 से किया 4 T0। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दे सकते हो सकता है 300 केल्विन से किया 1200 केल्विन, 300 केल्विन से किया 600 केल्विन, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है उसके अंदर, बाकी तो सवाल तो आपको ही प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो लेट्स से कि अगर मुझे दिया है डायटोमिक गैस है, 2 मोल का है, उसका टेम्परेचर मैंने T0 से किया है 4 T0, राइट। सो आई नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय गैस, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे जो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा दिया है, that is equal to constant V2T power 3 that is equal to constant, कुछ भी दे सकते हैं 4 5 6, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो है हमें पता है कि वर्क डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है कि कौन सी टाइप की प्रोसेस है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और अगर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप ये समझो कि x था क्या, है राइट, x था PV की पावर x that is equal to constant, तो ये वॉल्यूम की पावर जो थी उसको हमने बोला था x, और जब इसको मैं x कंसीडर कर रहा था तो यहाँ की पावर 1 थी। तो इस रिलेशन को आप इसके अंदर कन्वर्ट करो सबसे पहले और x की वैल्यू निकालो। पहला काम आपका ये होना चाहिए। बाकी देखो वर्क डन निकालना भी बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय गैस कितना होगा। देखो वर्क डन के लिए तो मोल चाहिए है, R पता है, डेल्टा T पता है, x निकाल दो काम हो जाएगा। तो यही जो रिलेशन है V2T³ that is equal to constant, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको PV के अंदर। PV के अंदर इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो PV मुझे प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, तो टेम्परेचर की जगह आप प्रेशर वॉल्यूम लिख लो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं V2T की जगह PV by NR पावर 3 that is equal to constant, आपका हो गया V2 P3 V3 डिवाइडेड बाय NR का होल क्यूब, राइट, एंड दैट इज आल्सो द न्यू कांस्टेंट, तो उसको आप उधर ले जाके कुछ K' लिख सकते हो, ठीक है। हमें जो काम की बात है उसी पे बात करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा P3 V5 that is equal to K', देखो तो ये क्या हो जाएगा PV5/3 that is equal to K' की पावर 1/3, बट दैट इज आल्सो द न्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट को कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, K डबल डैश बोल दो, या तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, K लिखोगे हमें उसका काम नहीं है, हमें तो बस इसका काम है। ये आ गया, तो यहाँ पर देखो इसको आप PV/x के अंदर कन्वर्ट करो तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5/3।
यही आपको काम करना है जब भी आपको कोई भी XYZ रिलेशन दिया हो। प्रेशर टेम्परेचर का दिया है, सो वापस प्रेशर रखो यहाँ पे, टेम्परेचर की जगह ये रख दो, इजीली निकाल सकते हो। यहाँ तक आ गए, फिर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ से आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, NR डेल्टा T, वर्क डन बाय गैस, N है 2 मोल, R डेल्टा T आपका दिया है T0 से 4 T0, तो यू कैन राइट डाउन 3 T0 डिवाइड बाय 1 माइनस x की वैल्यू है आपकी 5/3। सॉल्व इट, तो ये आ जाएगा 3 6R T0 डिवाइड बाय -2/3, कितना आ जाएगा -9R T0। सो दिस इज द वर्क डन बाय गैस व्हिच इज नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। बट आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जनरल प्रोसेस आपको दी हुई है, उसका वर्क डन निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 1 होगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो इसलिए वर्क डन x की वैल्यू मैंने पहले बताया था कि x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है भाई। यस, तो हमने सारी प्रोसेस का वर्क डन हमने क्विकली डिसाइड कर लिया कि वर्क डन हो गया क्या है। चलिए साथ साथ में हम एक और चीज की डिस्कशन कर लेते हैं व्हिच इज वर्क डन बाय गैस ऑन बेस्ड ऑन ग्राफ, ठीक है। ग्राफ वगैरह दिया होगा, देखो हमारे पास इंटीग्रेशन PdV रहता है, वर्क डन बाय गैस, ठीक है। टाइटल लगा सकते हो वर्क डन बाय, वर्क डन फ्रॉम ग्राफ्स। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ज्यादातर ग्राफ वाले सवाल मिलेंगे जिसके अंदर आपको पूछ लिया होगा व्हाट विल द वर्क डन, व्हाट विल बी डेल्टा Q, व्हाट विल बी डेल्टा U, ठीक है। सिमिलर केसेस है वर्क डन ग्राफ से बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे वर्क डन बाय गैस की मैं बात करूं तो हमारे पास वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन PdV, ठीक है, V1 टू V2। तो हमें एक चीज पता है कि इंटीग्रेशन y dx जब था, so that was the area under y versus x का। Here it is integration PdV, integration PdV है तो this is the area under P versus V कर्व। तो जो PV कर्व का जो एरिया है that will be your work done in this particular case, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया रहेगा, PV का जो एरिया किसी भी टाइप का कर्व है, ठीक है, तो ये जो होगा V1 टू V2, so this will be your work done by gas, ठीक है। ये एरिया आप कैसे भी करके निकाल लो, रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो आप इजीली निकाल सकते हो, बट अब ये जरूर देखना है कि ग्राफ कैसे दिया है। PdV ऐसा है, P और V ऐसा है, अगर यही ग्राफ आपका V और P के बीच में दिया जाता, ठीक है, और यही जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता, तो आपका जो वर्क डन है वो ये वाला होता, ठीक है। तो आप देखना कि एक्सिस जो है वो कौन सी ली हुई है वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम। अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस के लिए आप ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक का, ठीक है, सारी प्रोसेस के एक बार फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं इजीली। तो आप सारी प्रोसेस का ग्राफ वगैरह बना सकते हो और ग्राफ वगैरह से इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले में अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक की, तो आइसोबैरिक के अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज होता है, राइट। कुछ इस तरीके से फ्रॉम V1 से V2, ठीक। चलो मैं एक जनरल सवाल लेता हूँ, है ना। मैं क्या वॉल्यूम V1 से 2V1 करता हूँ, मतलब मैं वॉल्यूम डबल करता हूँ और हर एक केस में हम वर्क डन की चर्चा करते हैं। वॉल्यूम मैंने कर दिया V1 से लेट्स से 2V1, ठीक है, वॉल्यूम मतलब मैंने डबल कर दिया और प्रेशर अभी यहाँ पर है इतना, तो वर्क डन कितना आया, प्रेशर तो कांस्टेंट है P डेल्टा V, राइट। इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस P डेल्टा V that will be equal to P delta V, or you can also write down P V1 easily, or you can easily calculate the area under this one। एरिया निकालोगे, देखो एक रेक्टेंगल का, तो क्या आएगा PV1, राइट। तो वर्क डन बाय गैस आ गया। अब मैं बात करूं आइसोकोरिक की, सो आइसोकोरिक का अगर मैं PV कर्व बनाऊंगा तो आइसोकोरिक के अंदर तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक जो है उसका आपका वर्क डन क्या आएगा, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यही चीज ऐसे हो जाएगी,
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई वर्क डन तो आपका 0 हो जाएगा। तो देखो इसका तो कोई भी एरिया अंडर कर है ही नहीं सक्सेस पे, राइट, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तीसरी में बात करूं आइसो बेरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल की, ठीक है। आइसोथर्मली आप ऐसे समझो पीवी का कर्व है तो पीवी का कर्व आइसोथर्मल के लिए ऐसा आता है, ठीक है, फ्रॉम V0 से टू V0, V1 से टू V1, राइट। तो ये जो है दिस विल बी योर वर्क डन, और इस केस में कितना आता है nRT ln V2 by V1, V2 है आपका 2V0, V1 है आपका V0, तो आप इसको लिख सकते हो nRT ln 2, राइट, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फोर्थ टाइप की प्रोसेस विच इज अवर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको समझना है एडियाबैटिक प्रोसेस का जो पीवी कर्व है वो क्या रहता है, ऐसा ही रहता है, और उसका वर्क डन भी यही रहेगा, ठीक है। वर्क डन क्या था उसके केस में P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ये था वर्क डन, राइट। अब ये जो दोनों कर्व मुझे सिमिलर दिख रहा है उसके अंदर एक चीज का फर्क है, ये जो फाइनल प्रेशर है ये वाली चीज में फर्क है। देखो अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, और अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं प्रेशर P1 प्रेशर P2, ठीक है। तो ये जो कर्व है उसका जो प्रेशर रहेगा फाइनल प्रेशर वो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बात करूं P1 V1 is to gamma that is equal to P2 V2 is to gamma, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी P1, राइट, V1 by V2 पावर गामा। V1 by V2 क्या हो जाएगा, V1 है आपका V0, इस केस की बात कर रहा हूं या कोई भी केस की आप बात कर सकते हो, V0 और 2V0, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा P1 डिवाइड बाय 2 पावर गामा, V0 तो कैंसिल हो गया, ये आएगा फाइनल प्रेशर इन केस ऑफ एडियाबैटिक। यही चीज अगर मैं आइसोथर्मल में करता तो यहाँ पर देखो आप P फाइनल क्या लिख सकते थे, V0 into V1 by 2V1, क्योंकि गामा आता ही नहीं यहाँ पर, P1 V1 that is equal to P2 V2 in case of isothermal, तो ये सीधा हो जाता P0 by 2, इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, और आइसोथर्मली में V0 से 2V0 ले जा रहा हूं, वॉल्यूम डबल कर रहा हूं, तो जो प्रेशर कम होगा प्रेशर आधा होगा V0 by 2। बट अगर मैं बात करता हूं एडियाबैटिक की और वॉल्यूम V1 से V0 करता हूं, तो प्रेशर जो है P1 by 2 पावर गामा, अब गामा की वैल्यू तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है, एंड व्हिच इज ग्रेटर देन 1, सो दैट मींस दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2, दैट मींस दिस फाइनल प्रेशर इज लेस देन P0 by 2, राइट। मतलब ये जो कर्व है वो इससे कम आएगा। मतलब अगर मैं एक ही कर्व के अंदर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक का बताऊं, तो अगर ये एडियाबैटिक का है तो आइसोथर्मल का कुछ ऐसा होगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जो एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर रहेगा ये आपके आइसोथर्मल के लिए है, और ये आपका एडियाबैटिक का होगा, क्योंकि आइसोथर्मल के केस में जो फाइनल प्रेशर रहता है वो यहाँ कहीं आएगा, और एडियाबैटिक के अंदर फाइनल प्रेशर इससे कम रहेगा। देखो इससे कम है ये वैल्यू, क्योंकि ये ज्यादा है, गामा आ गया इस वजह से, राइट। सो ये वाली बात आपको समझनी है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन रहता है वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है भाई। अब आपको काफी बार इनको ग्राफ्स को कंपेयर करने को भी आ सकते हैं, बट आपको एक बार ग्राफ का सिंपल सा आइडिया आ गया तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बाकी दिक्कत हो तो भाई कमेंट वमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दिक्कत कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय गैस आ गया अपना, तो इजीली आप एरिया निकालना है, तो और कुछ भी नहीं करना है, एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से एरिया निकालते आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। क्विकली हम बात कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो जनरली आपको जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एग्जांपल रहेगी पीवी का जो कर रहेगा, मतलब साइकिल जो है पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है प्रोसेस और वापस उसी पॉइंट पे आ रही है। अब ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की साइक्लिक प्रोसेस, बट यहाँ पर साइकिल बनेगा। आपको ये बात बस समझनी है, जब भी आपको साइक्लिक प्रोसेस भी होगी
ठीक, क्लोज प्रोसेस। सिस्टम एक पॉइंट से चल रहा है, लेट्स से ए पॉइंट पे, पूरी प्रोसेस करके फाइनली वो ए पॉइंट पे वापस आ रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझनी है। तो अगर मैं एक पॉइंट पे चल के वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, लेट्स से इस पॉइंट का टेम्परेचर था T1, ठीक है, तो पहले मैं यहां से जाके वापस यहां पे आया तो मेरा इनिशियल टेम्परेचर तो T1, मैं फाइनली भी वहीं पे हूं, तो मेरा फाइनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, T1। फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर अगर मेरे इक्वल है तो मैं इस केस में लिख सकता हूं कि मेरा जो डेल्टा टी है वो 0 है सारी की सारी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि एक पॉइंट से जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी प्रोसेस, वहीं पे अगर मैं दोबारा आ गया, वहीं पे अगर मैं दोबारा आ गया तो मेरे इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इक्वल है, तो मेरा डेल्टा टी आपका हो जाएगा 0। और अगर डेल्टा टी आपका 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि आपका डेल्टा यू क्या रहेगा, 0। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज 0 इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है वो इक्वल है, दिस इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, T1 एंड T2 पे डिपेंड करेगा, एंड इन केसेस के अंदर T1 एंड T2 इक्वल रहेगा फॉर एंटायर प्रोसेस। ठीक है, सो अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, 0। सारी प्रोसेस के लिए मैंने बोला डेल्टा यू 0 है, कोई भी एक सेगमेंट के लिए नहीं। जैसे अगर ये प्रोसेस ऐसे होती तो अगर मैं बोल दूं यहां से A B C D कोई प्रोसेस है, तो मैं अगर बोल दूं A to B to C, यहां के अंदर आपका डेल्टा यू है 10 जूल, तो C to D to A के अंदर डेल्टा यू कितना होगा, तो आपका होगा -10, बिना सोचे समझे, क्योंकि इन दोनों का जो समेशन है वो तो हमेशा 0 होना चाहिए। तो आपको ये चीज से सोचना है, ठीक है, कि ABC के अंदर 10 है तो CDA के अंदर क्या होगा, -10। ठीक है, तो ये बात बस दिमाग में बिठा के रखो, बाकी इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। अब एक और बात आती है साइक्लिक प्रोसेस का जो साइकिल है उसकी डायरेक्शन, या तो ये साइकिल ऐसे आता है क्लॉकवाइज, या तो ये साइकिल आपका हो जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जब भी क्लॉकवाइज साइकिल आएगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब एक और बात कि ठीक है, अलग अलग जो ये है कर्व वगैरह आ सकता है, अपन इसकी बात करते हैं। डेल्टा यू तो मैंने बोल दिया 0, डेल्टा यू अगर 0 है तो जो आपका डेल्टा क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। और अगर साइक्लिक प्रोसेस आपको ग्राफ के टर्म में दी है तो वर्क डन बाय गैस तो निकालना कौन सी बड़ी बात है, वर्क डन बाय गैस इज द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व आप बता सकते हो इजीली, तो इसका जो भी एरिया अंडर कर्व रहेगा, एरिया अंडर दिस सर्कल, ये वाला जो एरिया रहेगा, दैट इज योर वर्क डन बाय साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और अगर आपका क्लॉकवाइज सेंस में मुझे साइकिल दिया है तो अपन जो वर्क डन है उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो वर्क डन रहेगा वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो लेट्स से कि अगर मैं ए पॉइंट यहां लेता, ए बी, ठीक है, सो अगर मैं बात करता कि ये साइकिल क्लॉकवाइज है, तो देखो क्या हो रहा है, ए टू बी के अंदर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस हो रहा है। फिर बी टू ए के अंदर वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है, डेल्टा भी नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है। ये अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो यहाँ के यहाँ का वर्क डन मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो अगर सिर्फ ऊपर का कर्व होता तो यही चीज मैं ऐसे बोलता, देखो ए टू बी, एरिया अंडर कर तो भाई ये सारा एरिया होगा ना, ठीक है, सिर्फ सर्कल का एरिया मैंने क्यों लिया, वो इसलिए लिया, देखो ये ए टू बी का वर्क डन मैंने कंसीडर कर लिया जो पॉजिटिव आया, ठीक है, क्योंकि मैं वॉल्यूम अपना बढ़ रहा है। अब मैं B2A की बात करूंगा, B2A का वर्क डन नेगेटिव है, भाई यहां से यहां का वर्क डन है, कर्व मुझे दिया है यहां से यहां का आधा कर्व दिया है, ठीक है, B2A का यहां से यहां कर्व, ये वाला कर्व, तो इसका एरिया अंडर कर्व होगा, देखो ये वाला इतना सा, और ये होगा आपका नेगेटिव। तो इतना पॉजिटिव के साथ इतना नेगेटिव गया तो बचा सिर्फ इतना, तो इतना ही होगा आपका एरिया अंडर कर्व, दैट विल बी योर वर्क डन, राइट। और वो मेनली कैसा आया, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए अपन ने वर्क डन जो है पॉजिटिव लिया। इन केस ऑफ क्लॉकवाइज साइकिल और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के अंदर यही चीज हो जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है भाई, तो आई गेस सारी की सारी जो प्रोसेस थी, जितनी भी प्रोसेसेस है हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली,
राइट, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये वो साइक्लिक, है ना, सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब बात आती है मोलर हीट कैपेसिटी की, कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी व्हिच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो उसी से रिलेटेड ही थोड़ी बहुत आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो आपने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी was the heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree centigrade. This is known as specific heat capacity of the material, right? Molar heat capacity की बात करूँ तो molar heat capacity is the heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade. वहां पर आपका मास आता था, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल आएगा, तो इसलिए नाम दे दिया मैंने मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया C। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक की, या तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोथर्मल की। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए आपको पूछ सकते हैं द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। सो अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मुझे पता है आपका डेल्टा टी क्या होगा, 0। डेल्टा टी अगर आपका 0 होगा तो यहाँ 0 पुट करो तो Cp की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इनफाइनाइट, राइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज इनफाइनाइट। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपका जो ये डेल्टा Q आएगा वही 0 आएगा। तो इसी के अंदर आपका डेल्टा Q 0 रखोगे तो C की वैल्यू जो है C एट A इन द सेंस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, राइट। तो ये Ca क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि डेल्टा Q 0 है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी टाइप की, which is our आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उसके लिए हम Cv लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो Cv लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखो Cv की वैल्यू आपकी क्या आएगी, Cv जो है दैट इज डेल्टा Q बाय n डेल्टा T, डेल्टा Q डिवाइड बाय n डेल्टा T। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Q इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस? तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन तो होता है 0, तो डेल्टा Q जो है वो डेल्टा U के बराबर होता है, which is equal to F/2 nr डेल्टा T डिवाइड बाय आपका n डेल्टा T। तो ये हो जाएगा आपका F/2 into R, that is your Cv Fr/2, सिंपल। उसी तरीके से आपका 4 टाइप आ जाएगा आइसोबैरिक। अब देखो अलग अलग गैस का F पता है इजीली, राइट। तो आप इजीली निकाल सकते हो, मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, अब आइसोबैरिक है, सो आइसोबैरिक के लिए आप डेल्टा Q क्या लिख दोगे, F/2 plus 1 nr डेल्टा T, वहां भी n डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका Cp क्या आ जाएगा, Cp आ जाएगा F/2 plus 1 into R। तो ये हो जाएगा Fr/2 plus R, राइट। Fr/2 plus R, and this Fr/2 is equal to Cv। So you can write Cp that is equal to Cv plus R, or you can say Cp minus Cv that is equal to R. This is also known as Mayer's relation for your ideal gas। ठीक है, Cp और Cv है, उनका जो subtraction है that is equal to your R, where Cp in Cv is the molar heat capacity। याद रखना, molar heat capacity at constant pressure and at constant volume। ठीक है, Cp and Cv। जो हमने गामा पढ़ा था, गामा क्या था आपका 1 plus 2 by F, that is also Cp by Cv, राइट। ये आपका देखो क्या हो जाएगा 2 plus F divided by F। तो आप Cp by Cv करोगे ना तो भी आपका यही आएगा। देखो Cp कितना है आपका F/2 plus 1 into R डिवाइड बाय आपका Cv कितना है Fr/2। तो देखो इसको R कैंसिल, तो हो जाएगा F plus 2 by F, जो इसके बराबर ही है। तो आपका जो एडियाबेटिक कांस्टेंट था that is also known as the ratio of two molar heat capacity at constant pressure and at constant volume, which is Cp by Cv। ये तो हो गया आपकी किसकी बात, ये तो हो गया आपके आइसोकोरिक की बात, आइसोबैरिक की बात। अब लास्ट में आती है आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कि आपको कोई भी जनरल प्रोसेस दी जाए जिसके अंदर आपको याद हो तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू आपने निकाल ली।
अब आपको इसको थोड़ा खेलना है। तो आपका जो डेल्टा क्यू है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू एफ बाई टू nr डेल्टा टी, और वर्क डन इन केस ऑफ यू कैन से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको कितना आया था, nr डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस x, p2 v2 माइनस t1 v1 डिवाइड बाय 1 माइनस x, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू योर डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू आप क्या लिख लो, एन सी डेल्टा टी, जो हमें निकालना है, सी हमें निकालना है, ठीक है। तो एन डेल्टा टी आप कैंसिल कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, सी फॉर योर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, फॉर एनी जनरल प्रोसेस। तो आप यहाँ पे सी जी भी लिख सकते हो कि भाई व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट एनी जनरल प्रोसेस, राइट। तो आपको मैंने x की वैल्यू निकालना सिखाया था कि x की वैल्यू कैसे, जो उस केस के अंदर 5/3 आ रही थी, राइट। सो आप उसी के अंदर fr/2 plus r divided by 1 minus x, or you can also write this fr/2 as cv, तो cv plus r divided by 1 minus x, राइट। तो आपको बस x की वैल्यू एक्स्ट्रा निकालनी है, बाकी जैसे मैंने वो वाला सवाल दिया था डायटोमिक गैस से ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो डायटोमिक गैस था तो उसके लिए मैंने रिलेशन दिया था v और t का, तो v और t का रिलेशन दिया था, वहां से आपको x मिल जाएगा, x की वैल्यू यहां पुट करनी है, cv that is equal to your fr/2 where f is the degree of freedom। अलग अलग गैसेस के लिए आप f की वैल्यू निकाल सकते हो, पुट करो इसके अंदर, तो you can easily get the value of molar heat capacity for any general process, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी मोलर हीट कैपेसिटी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है भाई। सो भी अपनी ये सारी डिस्कशन हो गई मोलर हीट कैपेसिटी में, ठीक है। अब मैं आता हूँ हीट इंजन्स पे एंड रेफ्रिजरेटर पे। हीट इंजन्स क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, और वहां से हम फाइनली डिस्कस कर लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके दो स्टेटमेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीट इंजन, ठीक है। थोड़ा एल्गोरिथम के टर्म में समझते हैं हीट इंजन, और इधर हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। दोनों एक दूसरे के उल्टे है, जो हीट इंजन काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझते हैं कि हीट इंजन किस तरीके से काम करेगा, रेफ्रिजरेटर किस तरीके से काम करेगा। मेन इंपॉर्टेंट रहता है इनकी इफिशिएंसी, ठीक है। कोई भी अपना डिवाइस है, एफिशिएंसी मैटर करती है कि मैंने उसको कितनी हीट दी और उसने कितना वर्क डन किया, ठीक है भाई। कि भाई मैंने एक चीज पे 100 रुपए खर्च किए तो उससे मुझे कितना आउटपुट मिला, मुझे कितना प्रॉफिट मिला, राइट। तो वही सारी चीजें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें समझनी है। तो हमारे पास दो चीज रहेगी यहाँ पर जब मैं हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की बात करूंगा। एक तो रहेगा सोर्स और एक रहेगा आपका सिंक, ठीक है। दो चीज रहेगी यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हीट इंजन की। तो लेट्स से ये है आपका वर्किंग सब्सटेंस, जहां पर सारी प्रोसेसेस हो रही। अब ये वर्किंग सब्सटेंस जो है उसको मैं हीट दे रहा हूं, कहीं से है हीट दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू Q1 जितनी हीट कहीं से दे रहा हूं, और ये जो हीट है वो हम कोई सोर्स से दे रहे हैं। कोई हीट का सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर पे कोई सोर्स है, वहां से मैं हीट दे रहा हूं Q1 जितनी इस वर्किंग सब्सटेंस को। अब मैं जो ये हीट दे रहा हूं Q1 जितनी हीट, उसमें से कुछ हीट होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेट्स से Q1 जो हीट है दैट इज योर रिजेक्टेड हीट, और ये कहां रिजेक्ट होती है बच्चों, सिंक के अंदर जिसका टेम्परेचर है T2। लोअर टेम्परेचर सिंक के अंदर ये हीट रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने इस जो अपना इंजन था उसको मैंने कुछ एनर्जी दी। अब ये जो इंजन है कुछ वर्क भी करेगा, राइट। सो लेट्स से कि W जितना आपका वर्क डन कर रहा है, ठीक है, और उसने Q1 जितनी हीट रिजेक्ट कर दी, सॉरी Q2 जितनी हीट रिजेक्ट कर दी। मतलब मैंने Q1 उसको टोटल दी, उसमें से W का उसने वर्क डन किया और Q2 जितनी हीट उसने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं इजीली लिख सकता हूं कि जो आपका Q1 है दैट इज इक्वल टू W प्लस Q2। वर्क डन की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2।
हमें निकालना है इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। इफिशिएंसी आपकी क्या होगी? इफिशिएंसी होगी आपकी वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन। ठीक है, अब आप एक और बात समझो, आप जब भी किसी भी सवाल के अंदर आप डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालते हो, डेल्टा क्यू विच इज योर हीट गिवन और हीट टेकन आउट, सो अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा क्यू अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, इन द सेंस आपने सिस्टम को हीट दी है, दिमाग में बिठा लेना, लिख भी लेना कहीं पे, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट मींस आपने सिस्टम को हीट दी है। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है आपके सवाल में, क्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वहां से आपके अगर नेगेटिव आई दैट मींस दैट इज योर हीट रिजेक्टेड, दैट इज नॉट द हीट गिवन, तो आप उसको टोटल में भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी है तो होगी वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन। वर्क डन आपने कितना किया? Q1 माइनस Q2 एंड हीट आपने कितनी दी? Q1, सो दिस इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। सो दिस इज द फार्मूला फॉर यू कैन से हीट इंजन। हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप 1 माइनस Q2 बाय Q1, और यही जो फार्मूला है उसको हम टेम्परेचर के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1, राइट। जो आपका कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हम 1 माइनस T2 बाय T1 से रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस T2 बाय T1, राइट, वेयर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, ये वाली बात बस आपको समझनी है इसके अंदर, T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट इंजन। उसी तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर आएगा, इसका ही बिल्कुल उल्टा। ठीक है, जो भी आपका हीट इंजन है उसी का उल्टा है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर है, लेट्स से ये अपना वर्किंग है, वर्किंग रेफ्रिजरेटर, ये आपका है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? हीट इंजन का तो काम है भाई वर्क डन करना, हीट कहीं से लेना। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? चीजों को ठंडा करना, गर्म चीजों को ठंडा करना या बर्फ बनाना। सो लेट्स से ये अपना जो फ्रीज वगैरह रहता है उसके अंदर जो बर्फ वगैरह का सेक्शन रहता है, लेट्स से ये वो वाला पार्ट है, मैंने इसके अंदर कुछ रखा, पानी रखा, तो मुझे इसको बर्फ बनाना है। बर्फ ऐसे ही थोड़ी बनेगा, बर्फ बनाने के लिए मुझे उसमें से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। हीट बाहर निकालेगा रेफ्रिजरेटर। लेट्स से कि यहां से उसने हीट बाहर निकाल ली, लेट्स से इसने Q2 जितनी हीट बाहर निकाल ली। अब ये जो आपका जो ये वाला सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर इन द सेंस जहां से हम हीट बाहर निकाल रहे हैं तभी तो वो कोल्ड होगा। अब ये जो हीट मैंने निकाली है यहां से कोल्ड रिजर्वर में, अब कोल्ड रिजर्वर में निकाली है तो ये ठंडा होगा, बट ये जो हीट जो है इसको मुझे बाहर भी निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्रीज में से बाहर निकालना पड़ेगा उस हीट को। ये हीट अपने आप बाहर नहीं निकल सकती ही, मुझे कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया, अब जाके ये जो हीट इसने निकाली थी कोल्ड रिजर्वर में से, वो बाहर निकल जाएगी इन हॉट रिजर्वर। हॉट रिजर्वर इन द सेंस इन दिस केस इट इज सराउंडिंग। ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड रिजर्वर जो फ्रीजर वाला पार्ट है उसके कंपेयर में सराउंडिंग तो हॉट रिजर्वर की तरह एक्ट कर गया यहाँ पर, तो कोल्ड रिजर्वर में से हीट निकाली। अब वो हीट जो है उसको मुझे बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये चीज को मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। बट अभी के लिए समझो कि Q2 जितनी हीट निकाली, मैंने कुछ वर्क डन किया, तो यहाँ से हॉट रिजर्वर है उसके अंदर लेट्स से आपकी Q1 जितनी हीट जो है बाहर निकल गई। यहां से मुझे पता चला ये जो Q1 है दैट इज इक्वल टू Q2 प्लस W, और यू कैन आल्सो राइट डाउन W दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, राइट। इजीली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे मैं हीट इंजन की बात कर रहा था तो इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन आता था कि व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर इफिशिएंसी नहीं आएगी, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक टर्म आएगी बीटा, एंड दिस बीटा इज नोन एज परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो
परफॉर्मेंस कांस्टेंट है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? उसको अपन बोल सकते हैं बीटा, विच इज परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। उसको अपन बोल सकते हैं Q2, which is the heat taken out from the cold reservoir divided by work done, or you can write down Q2 divided by work done की जगह आप क्या लिख सकते हो? Yes, Q1 minus Q, which is performance coefficient of the refrigerator into 100 करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आपको परसेंटेज में भी आ जाएगा। इसी टर्म्स को जैसे कोल्ड रिजर्वर है, लेट्स से उसका टेम्परेचर है T2, हॉट रिजर्वर है उसका टेम्परेचर है T1, तो यही चीज को आप क्या लिख सकते हो? T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया हॉट इंजन, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे? सोर्स से कुछ ना कुछ हीट लोगे और वर्क डन कुछ करेगा वो हीट इंजन और कुछ हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा? ये जो Q2 हीट मैंने ली, ठीक है, उसमें से मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके ये हीट बाहर निकलेगी, अपने आप को ठंडा नहीं होगा। तो यहीं से मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाता हूँ। ठीक है, देखो कार्नोट इंजन जो है, कार्नोट इंजन जो है आप पढ़ सकते हो उसको, कार्नोट इंजन को। कार्नोट इंजन टाइप ऑफ हीट इंजन जिसके अंदर आपकी 4 टाइप की प्रोसेस इन्वॉल्व है, 2 प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल, 2 प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक। ठीक है, उसके अंदर जो आपकी एफिशिएंसी आती है वो आती है 1 माइनस T2 बाय T1, मैंने यही लिखी है। ठीक है, एक दो पॉइंट और है कि जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती, ऐसा पूछते हैं काफी बार कि व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन कैन नॉट बी 100%। ठीक है, तो जो आप समझ सकते हो ये जो है एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाय T1, इसको अगर मैं चाहता हूँ 100% हो या ये वैल्यू 1 हो, इनटू 100 करोगे तो 100% हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 होने के लिए ये टर्म 0 होनी चाहिए, ये टर्म 0 होगी इन द सेंस T2 0 होना चाहिए या T1 इनफाइनाइट होना चाहिए। T1 इनफाइनाइट इन द सेंस कि जो सोर्स है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अब इनफाइनाइट टेम्परेचर तो कहलाना बड़ी बात, सॉरी छोटी बात नहीं है। फिर मैं बात करूं T2 की, या तो T2 0 हो, T2 0 हो इन द सेंस कि ये जो सिंक है जहां पर मैं हीट रिजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो। ये जो वैल्यू हम पुट करेंगे ना टेम्परेचर की, इसको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है, केल्विन के अंदर आपको इसको लिखना है। तो T2 की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी कैन नॉट आइडियली मेक द टेम्परेचर ऑफ द सिंक 0 केल्विन। तो इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन कैन नॉट बी 100%। 100% कभी नहीं हो सकती, बिकॉज वी कैन नॉट प्रैक्टिकली टेक द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एज 0 केल्विन। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करो वो आप किसके अंदर पुट करनी है? केल्विन के अंदर। ठीक है, चलिए मैं आपको सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताता हूँ। सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट है, एक हीट इंजन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और दूसरा रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आपका केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है वो आता है। केल्विन प्लैंक ने ऐसा बोला था कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो आइडियल हीट इंजन जो उसकी 100% हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करे। ठीक है, कोई भी ऐसी मैकेनिकल सिस्टम पॉसिबल नहीं है जो 100% जो हीट मैंने उसको दी है, मैंने क्या किया, इस हीट इंजन को बोला कि भाई 100 जूल एनर्जी मैं तेरे को दे रहा हूं, तुझे इससे काम करना है सिस्टम के ऊपर, तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, सीधी सी बात है। अब जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है विच इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि देयर इज नो सच हीट इंजन, यू कैन से नो सच सिस्टम which can convert 100% heat given to the mechanical work, कि हम इसको जो भी एनर्जी देते हैं वो 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, राइट? इन द सेंस कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी इस इंजन को। तो ये जो है आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो तो आपका आप ऐसा समझ सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन पे था। ठीक है, जो डेल्टा क्यू था उसको मैं W प्लस उसके अंदर कन्वर्ट कर देता डेल्टा यू के अंदर। इसके अंदर ये बोलते हैं कि कुछ हीट रिजेक्ट भी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हीट रिजेक्ट वाला कि कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो सारी हीट गिवन है वो 100% वर्क डन में कन्वर्ट करे। रेफ्रिजरेटर, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया, विच इज योर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट वगैरह बुक के अंदर देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट इसका ये है कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं बना सकते जो 100% हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करे। रेफ्रिजरेटर जो है उसके लिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, विच इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो आपका स्टेटमेंट आएगा पहला स्टेटमेंट दैट इज
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा आपका हो जाएगा क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर। क्लॉसियस ने ये बोला था कि वी कैन नॉट टेक द हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर एंड वी कैन नॉट थ्रो इट इनटू द हॉट रिजर्वर। ठीक है, मैन्युअली ये नहीं हो सकता, मतलब अपने आप ही नहीं होगा कि भाई मैंने फ्रिज लिया, ठीक है, जो बर्फ वाला सीन है, खाना है, उसके अंदर से मैंने हीट निकाली और उसको मैंने बाहर फेंक दिया, ये अपने आप नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सो दिस इज द आवर सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भाई इन केस ऑफ द वी कैन नॉट, यू कैन से थ्रो द हीट, वी कैन नॉट थ्रो द हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर टू हॉट रिजर्वर विदाउट डूइंग एनी वर्क डन ऑन दैट सिस्टम। हमें कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू पास दिस हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर टू हॉट रिजर्वर। ठीक है, सो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है? क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। ये पहला जो है आपका केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, राइट। तो ये हो गया आपका हीट इंजन का सारा, ये पूरे का पूरा ऐसा बोल सकते हो क्लॉसियस का, व्हिच इज यू कैन से रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अब आपको काफी बार वर्क डन वगैरह पूछा जाता है, एफिशिएंसी सॉरी वर्क डन वगैरह पूछा जाता है, बट बीटा नहीं दिया होता, तो बीटा आप टेम्परेचर के बेसिस पे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको दिया है कि कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर इतना है, हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर इतना है, तो यहाँ पर T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2, राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। तो यहाँ से आपका पहले बीटा आ जाएगा, बीटा को इसके अंदर पुट करो, Q1 दिया होगा, Q2 दिया होगा, या W निकाल सकते हो इजी। Q2 जो है, Q2 क्या है? हीट टेकन आउट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें किस टाइप के जो आते हैं। जैसे एक कोल्ड रिजर्वर है, उसके अंदर मैंने बर्फ रख दिया, लेट से 10 ग्राम बर्फ रखा है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं तो ये बोलूं कि मुझे उसको 10 ग्राम पानी रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैंने बोला है कि उसको आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री पे। ठीक है, सो उसका पहले मैं ml डेल्टा T करूंगा, फिर ml करूंगा, मैंने सिखाया था ये कैलोरीमेट्री के अंदर। ठीक है, तो वहां से मुझे Q मिल जाएगा कि अगर मुझे उसको बर्फ कन्वर्ट करना है तो कितना Q निकालना पड़ेगा। तुम्हें अगर वो डेटा दिया है तो वहां से तुम लोग Q2 निकाल सकते हो। Q2 निकाल लिया, ये दोनों टेम्परेचर दिए तो बीटा आ गया, वहां से आप इजीली वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ योर हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेंट। ठीक है भाई, सो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए, जैसे मिक्सिंग की बात आई गई तो एक और बात कर लेता हूँ। मिक्सिंग की जो आपके मिक्सचर्स वगैरह रहते हैं गैस के, ठीक है, एंट्रोपी भी अपना बचा है, फटाफट देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, एंट्रोपी वैसे जनरली आपका केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा रहेगा एंट्रोपी का। ठीक है, फिजिक्स के अंदर तो कम आता है एंट्रोपी वाला, बट फिर भी अपन देख लेते हैं थोड़ा। सो बात करते हैं अपन जैसे मिक्सचर की। मुझे दे दिया कि एक H2 गैस है 2 मोल। ठीक है, सवाल के थ्रू ही समझते हैं इस चीज को। 2 मोल मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और मैंने एमोनिया लिया 4 मोल। मैंने इन दोनों को मिक्स किया, या तो ऐसा दे सकते हैं कि भाई 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस, 3 मोल डायटोमिक गैस, वी आर मिक्सिंग देम। व्हाट विल बी द गामा ऑफ मिक्सचर? कि भाई H2 का गामा अलग है, ये तो डायटोमिक गैस है, इसका गामा 7/5, पॉलीएटॉमिक है 4/3। तो जब मिक्स करूंगा मैं इन दोनों को, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा? गामा ऑफ मिक्सचर क्या है? ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जब आएंगे तब आप कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, तो गामा जो मिक्सचर होगा दैट इज नथिंग, गामा तो होता है आपका Cp/Cv, सो दिस इज Cp मिक्स डिवाइड बाय Cv मिक्स। अब एक और बात, अगर तुम्हें कोई भी गैस का टाइप पता है ना, तो आप Cv निकाल सकते हो इजीली। Cv क्या था? देखो मैं अप्रोच बता रहा हूँ, इसको समझ लेना, इसके अंदर ही सारा। Cv आपका क्या होगा? Fr/2, या तो Fr/2 लिख लो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R डिवाइड बाय 2/f, and 2/f it is gamma minus 1, 1 plus 2/f that is equal to gamma, so 2/f हो जाएगा gamma minus 1। तो आपको अगर gamma पता है या f पता है तो आप वहां से Cv इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, Cv जो है पहले वाले केस के लिए मिल जाएगा Cv1, इसके लिए मिल जाएगा Cv2।
तो जब भी आपको गामा मिक्स निकालना है या सीपी मिक्स निकालना है या सीवी मिक्स निकालना है, तीनों के तीनों अलग अलग पूछ सकते हैं, तो आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए सीवी मिक्स निकालने का। सीवी मिक्स आपका क्या हो जाएगा, सीवी मिक्स आपका हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, राइट। N1 जो है मुझे क्या दिया है 2 मोल और CV1, तो इस गैस का CV1, CV क्या होता है आपका Fr/2, H2 है विच इज डायटोमिक, F की वैल्यू 5, तो उसकी वैल्यू होगी 5R/2 प्लस N2 which is the mole of NH3 that is your 4 mole and CV2 NH3 के लिए CV2 क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाती है 6R/2 that is 3R डिवाइड बाय N1 प्लस N2 which is 6, दो कैंसिल तो आ जाएगा 5R प्लस 12R 17R/6, ठीक है। आई होप कि आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, बट आई होप कि तुम्हें भी क्लियर है कि क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, F की वैल्यू हमें पता है, CV पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इजीली। CV आ गया, CV मिक्स आया, ये आपका मिक्सचर का CV है। मिक्सचर का CV आने के बाद आप CP मिक्स निकाल सकते हो। CP मिक्स क्या होगा भाई, CV मिक्स प्लस R, ये हमेशा वैलिड रहेगा भाई, ठीक है। CP माइनस CP दैट इज इक्वल टू R, तो CP मिक्स दैट इज इक्वल टू CV मिक्स प्लस R, क्या दिक्कत है, इसकी वैल्यू आप पुट कर दो 17R/6 प्लस R, तो ये आपका क्या हो जाएगा 23R/6, दैट इज योर CP मिक्स। एक बार CP मिक्स आ गया, एक बार CV मिक्स आ गया, तो आपका गामा ऑफ मिक्सचर आ जाएगा CP मिक्स डिवाइड बाय CV मिक्स। तो देखो आपका R और 6 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी 23 डिवाइड बाय 17, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो ये है आपका भाई मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर ऐसा बोल सकते हो इन केस ऑफ दिस वन, राइट। सो आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए सीवी मिक्स निकालना, व्हिच इज वेरी इजी, दोनों गैस के अलग अलग मोल दिए हैं ये पता है, तो वहां से सीवी मिक्स आ गया, सीपी मिक्स आ गया, गामा मिक्स आ गया, राइट। तो आप मिक्सचर के लिए गामा मिक्स वगैरह निकाल सकते हो। फाइनल बात कर लेते हैं हम एंट्रोपी की, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के अंदर आएगा ये एंट्रोपी वगैरह बहुत, तो देख लेना उसके अंदर। एंट्रोपी मतलब यू कैन से द रैंडमनेस, ठीक है, रैंडमनेस सिस्टम की एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस जो है उसी को हम एंट्रोपी वर्ड यूज करते हैं, एंट्रोपी, ठीक है। अब एंट्रोपी की बात करो, एंट्रोपी को हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, ठीक है। तो जो डेल्टा एस है व्हिच इज द change in the entropy of the system, that is denoted by delta Q by T, delta Q by T, which is your delta Q by T, delta Q is the heat given और heat taken out। अलग अलग टाइप के सिस्टम है, तो जैसे मैंने अभी बताया था आइस में से मैंने Q2 हीट निकाली, टेम्परेचर मैंने कम किया, कितना हीट निकाला, वहां से मुझे डेल्टा Q मिल जाएगा, टेम्परेचर पता ही होगा, तो वहां से आप डेल्टा S निकाल सकते हो, दैट इज योर एंट्रोपी, राइट। तो अलग अलग टाइप की प्रोसेस के लिए आप डेल्टा Q वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। अब सिंपल मुझे अगर इसको लेट्स से कि अगर मुझे ऐसा दिया है कि ds इज इक्वल टू डेल्टा Q आप ऐसा मान लो कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो ms dt डिवाइड बाय T, ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ ln वाली टर्म आ जाएगी 1/T dt फ्रॉम T1 टू T2, राइट, T1 टू T2 को ln T आ जाएगा फ्रॉम ln T2 माइनस T1, T2 डिवाइड बाय T1, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए आप एंट्रोपी निकाल सकते हो, ठीक है, बट आपका बेसिक फार्मूला तो ये रहेगा, और यू कैन इजीली राइट इट एज ds दैट इज इक्वल टू dq बाय T, और dq दैट इज इक्वल टू T इनटू ds, ठीक है। तो आपको काफी बार T और S के बीच में एरिया निकालने का भी पूछ सकते हैं, वहां से आपको Q मिल जाएगा। T एंड S का एरिया इन द सेंस आपको T और S का ग्राफ दे देंगे, इसके अंदर से आपको पूछ लेंगे कि व्हाट इज द हीट गिवन और व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड, वहां से आपको एफिशिएंसी पूछ लेंगे। भाई देखिए ऐसे सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, बट आई कैन इजीली से दैट कि T और S का जो एरिया आपको दिया होगा, ठीक है, लेट्स से कि अगर मुझे ये चीज दी हुई है, ये वाली प्रोसेस दी हुई है,
तो यहाँ से यहाँ का एरिया कितना, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, तो वहां से मुझे एरिया मिल जाएगा। एंड टी और ds का जो एरिया अंडर कर्व होगा दैट इज नथिंग बट दैट इज द हीट गिवन और रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ से आपको Q आ जाएगा। तो अगर Q पॉजिटिव आया तो हीट रिजेक्टेड, सॉरी हीट गिवन, नेगेटिव आया तो हीट रिजेक्टेड, नेगेटिव आया दैट इज Q2, पॉजिटिव आया दैट इज Q1। तो वहां से आपको हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये सवाल तो आपको वहां से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया है। सो जो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी है उसका जो एरिया अंडर कर रहेगा, देख लेना ds है यहाँ पर, y dx, dt into s नहीं है, दिस इज t into ds। तो y पे t रहना चाहिए और s x एक्सिस पे, यहाँ पर दिया आपका s, तो यही जो एरिया है आपको इस एक्सिस पे देना है। आई गेस ये तो क्लियर है आपका। सो जो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का जो कर्व है वहां से आपको Q मिल जाएगा एरिया अंडर कर्व निकाल के। तो उस Q को आप जज करके आप इजीली यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, राइट। तो यस, दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स इन वन शॉट। आई होप कि आपको समझ में आया, राइट। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, आप उसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब जैसे थर्मल फिजिक्स हमारा हो गया, पूरा मैकेनिक्स हो गया है, राइट। तो लेट्स सी कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे। बाकी इसके जो सवाल है आप सॉल्व कर सकते हो। एंट्रोपी वगैरह आपको केमिस्ट्री में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी सारी जो प्रोसेस वगैरह है उसको आप अच्छे से देख सकते हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।